तो आज हमारे हाथ लगी है प्रेम शंकर चरपोटा की एक किताब सरकारी चाय के लिए। और इसे पढ़ते हुए एक बात एकदम साफ हो जाती है क्या? कि ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। ये तो जैसे उन लाखों नौजवानों की कहानी का एक आईना है जो अपने छोटे छोटे कस्बों से हाँ, आंखों में बड़े सपने और कंधों पर उम्मीदों का बोझ लेकर शहर आते हैं। बिल्कुल। और लेखक ने किताब को समर्पित भी उन्हीं को किया है। वो लिखते हैं उन अनगिनत सपनों को जो किराए के छोटे छोटे कमरों में जन्म लेते हैं। और माँ बाप को भी। हाँ, और उन माँ बाप को भी जिन्होंने अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ने भेजा। मतलब भूमिका में लेखक ये बात साफ कर देते हैं कि ये कहानी किसी एक की नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी है, एक पूरी पीढ़ी की, जो सरकारी नौकरी के एक सपने के इर्द गिर्द अपनी अपनी पूरी जिंदगी बुन देती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस बुनावट को जरा परत दर परत खोलें। चलिए इन किरदारों की दुनिया में उतरते हैं और उनके संघर्ष, उनकी दोस्ती, उनकी छोटी छोटी खुशियां और बड़े बड़े गम। हाँ, उन सब को समझने की कोशिश करते हैं। तो किरदारों से ही शुरू करते हैं क्योंकि कहानी की जान तो असल में वही है। और मुझे सबसे पहले अटल के किरदार ने मतलब झकझोर दिया। कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है। साल 2018, कोटा का हैंगिंग ब्रिज। अटल अपनी प्रेमिका माधवी के साथ है और वो रिश्ता टूट रहा है। हाँ, और वो रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूट रहा कि उनके बीच प्यार नहीं है। वो टूट रहा है एक बाहरी दबाव से। अटल की लगातार असफलताओं से। बिल्कुल। अटल जो कहता है उस वक्त, वो उसकी पूरी हालत बयां कर देता है। वो माधुरी से कहता है, जिसके जीवन में सिर्फ दुख है उसके लिए दुख करना फिजूल है। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है, मैं हार गया हूं और मैंने हार मान ली है। ये सिर्फ एक प्रेमी के शब्द नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो सिस्टम से, अपनी किस्मत से और शायद शायद खुद से लड़ते लड़ते अब थक चुका है। सही कहा। मतलब माधवी का जाना सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है, ये तो जैसे उसकी पूरी पहचान पर एक सवालिया निशान है। हाँ, उपन्यास में वो कहता भी है कि बार बार फेल होने से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, कि वो पागल हो गया है। ये जो मानसिक दबाव है, ये कहानी के पन्नों से निकलकर महसूस होता है। और क्या, ये थोड़ा मतलब आसान सरलीकरण नहीं है कि एक सफल करियर ही एक सफल रिश्ते की गारंटी है। मुझे लगता है ये माधवी की किरदार के साथ थोड़ा न्याय है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहानी में ये भी तो है कि अटल अपनी तैयारी में इतना खो गया था कि उसने रिश्ते को शायद वैसे भी नजरअंदाज कर दिया था। ये असफलता सिर्फ परीक्षा की नहीं है, ये जिंदगी के दूसरे पहलुओं को मैनेज न कर पाने की भी तो असफलता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और इसी संघर्ष में एक और किरदार है जो इन नौजवानों को सहारा देता है। मार साहब। हाँ, मार साहब। वो एक टीचर है, एक मेंटोर है, लेकिन वो खुद भी जिंदगी की कश्मकश से गुजर रहे हैं। हाँ, उनकी अपनी पत्नी सुनीता के साथ जो बातचीत है वो दिखाती है कि वो भी अपनी नौकरी और परिवार की उम्मीदों के बीच कैसे पिस रहे हैं। बिल्कुल। मार साहब का किरदार बहुत जरूरी है। वो उस पुरानी पीढ़ी का प्रतीक हैं जो इन बच्चों के संघर्ष को समझती है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी इससे गुजरे हैं। हाँ। वो अटल को जो सलाह देते हैं वो किताबी नहीं है, वो जिंदगी के तजुर्बे से निकली है। वो कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी एक एक तपस्या है। तपस्या। लेकिन साथ ही वो उस कड़वी सच्चाई को भी सामने रखते हैं जो कोई और नहीं कहता। वो अटल को समझाते हैं कि असफल आदमी के हिस्से में सिर्फ चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या और एकांत आता है। ये लाइन, ये तो इस पूरी यात्रा की हकीकत को एक वाक्य में समेट देती है। एकदम। अटल और उसके दोस्तों का ये जो संघर्ष है, वो किसी वैक्यूम में नहीं हो रहा। वो एक खास जगह पर हो रहा है, कोटा। और उपन्यास में कोटा सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। नहीं, वो खुद एक किरदार है। हाँ, वो खुद इन किरदारों की कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। लेखक लिखते हैं कि कोटा में सिर्फ कचौरी और चौराहे नहीं है, यहाँ उन छात्रों का विश्वास है जिन्होंने अभी 8वीं भी पास नहीं की। बिल्कुल। और लेखक यहाँ एक बहुत, क्या कहते हैं, चालाक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छा। वो कोटा को बड़ी बड़ी इमारतों या कोचिंग सेंटरों से नहीं दिखाते हैं। अच्छा। वो दिखाते हैं छात्रों की रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से, जैसे आधी रात को बनी मैगी, दीवारों पर लगे मोटिवेशनल कोट्स। हाँ, या बालकनी में सूखते हुए कपड़े। इन छोटी छोटी तस्वीरों से शहर का असली चरित्र बनता है, किसी बड़े विवरण से नहीं। ये एक ऐसा शहर है जो उम्मीदों पर सांस लेता है और दबाव में जीता है, एक एक प्रेशर कुकर की तरह। एक कमरे का जिक्र है जहां कई छात्र रहते हैं और लेखक कहते हैं कि उस एक कमरे में कितनी ही कहानियां, कितने ही प्रयास, कितनी ही असफलताएं, कितने ही संघर्ष दफन है। ये पंक्तियां पढ़कर ऐसा लगता है कि शहर की दीवारें भी इन छात्रों की कहानियों को सोख रही हैं।
और इसी माहौल में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वहां बाहरी पहचानें मिट जाती है। हाँ, ये तो है। आप कहाँ से आए हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब मायने नहीं रखता। आपकी एक ही पहचान है, आप एक एस्पिरेंट है। बस। लेखक ने बहुत गहराई से पकड़ा है कि कैसे ये शहर आपकी व्यक्तिगत पहचान को छीनकर आपको एक सामूहिक पहचान दे देता है। और इस बाहरी भरकम दबाव वाले माहौल में अगर कोई चीज उन्हें बचाए रखती है तो वो है दोस्ती। अटल, अमीश, लोकेश और कानपुरिया यानी विकास गुप्ता। हाँ, इनकी दोस्ती कहानी को एक सहारा देती है। एक सीन है जहाँ ये सब दोस्त मिलके एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। हाँ, वो सीन बहुत ही असली लगता है। बहुत ज्यादा। उसमें वो छोटी छोटी नोक झोंक है, पैसों का हिसाब किताब है। एक पल आता है जहाँ लोकेश के 180 रुपए का पेमेंट फेल हो जाता है। हाँ, ये इतना असली और रिलेटेबल पल है। एक तरफ वो अफसर बनने के सपने देख रहे हैं और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि 180 रुपए का पेमेंट भी अटक सकता है। यही छोटे छोटे पल उन्हें उस तनाव से कुछ देर के लिए बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, ये एस्पिरेंट्स की दुनिया की सच्चाई है। यहाँ लाखों के सपनों की बात होती है, लेकिन जेब में 180 रुपए भी मुश्किल से होते हैं। यही छोटी छोटी बातें कहानी को जमीन से जोड़ती हैं। और ये दोस्ती सिर्फ मनोरंजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि अक्सर समझा जाता है, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सही शब्द है। जब आप अपने घर परिवार से दूर एक अजनबी शहर में एक नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो यही दोस्त आपका परिवार बन जाते हैं। वो एक दूसरे की ताकत भी हैं और शायद एक दूसरे की कमजोरी भी। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात दिखती है। ये दोस्ती एक इको चेम्बर भी बन जाती है। इको चेम्बर? हाँ, कैसे? मतलब जब सभी दोस्त एक ही परीक्षा, एक ही लक्ष्य के पीछे भाग रहे हों, तो क्या ये दोस्ती उन्हें असल दुनिया की दूसरी संभावनाओं से दूर भी कर देती है? क्या ये एक तरह का सामूहिक मोह है जो उन्हें एक ही रास्ते पर बनाए रखता है? भले ही वो रास्ता उनके लिए सही हो या ना हो। एग्जैक्टली। उपन्यास इस सवाल को सीधे सीधे नहीं पूछता, लेकिन ये किरदारों की बातचीत में झलकता है। ये तो सोचने वाली बात है। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सालों की मेहनत का फल मिलने वाला होता है। आरएएस का रिजल्ट आता है। और ये शायद उपन्यास का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। हाँ, खासकर लोकेश के लिए, जिसके पिता ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली थी और जिसके लिए ये नौकरी सिर्फ करियर नहीं बल्कि परिवार को बचाने का एक जरिया है। उस पल का जो वर्णन है वो कमाल का है। लेखक ने उस तनाव को शब्द दिए हैं। हाँ, वो लिखते हैं, सबकी धड़कनों की गति दुगनी हो गई थी। सब लोग पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोज रहे हैं और फिर वो पल आता है जब लोकेश को अपना नंबर मिलता है। ये रहा, मिल गया, हो गया। और लोकेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो एक चीख नहीं है, वो 6 साल का संघर्ष है, वो पिता की मौत का दुख है, वो अनगिनत बलिदान है जो उस एक पल में बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। और लोकेश की सफलता सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं है, वो उन लाखों उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, ये उस विश्वास को मजबूत करती है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये उस सपने को जिंदा रखती है जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उपन्यास की खूबसूरती यही है कि वो सिक्के का दूसरा पहलू भी तुरंत दिखा देता है। बिल्कुल, क्योंकि इस एक सफलता के पीछे हजारों असफलताओं की कहानियां छिपी होती हैं। जैसे अमीश की कहानी। हाँ, जैसे ही लोकेश की सफलता की खुशी मनाई लाती है, वैसे ही हमें अमीश की हकीकत का सामना करना पड़ता है, जो एक बार फिर फेल हो गया है। उसका दुख, उसका चिल्लाना, साली मेरी किस्मत के तो लगे पड़े हैं। हाँ, ये उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसका सामना ज्यादातर छात्रों को करना पड़ता है। लेखक ने यहाँ कोई हीरो या विलेन नहीं बनाया है। उन्होंने बस ये दिखाया है कि सफलता और असफलता एक ही खेल के दो नतीजे हैं और दोनों ही असली हैं। तो इन सब किरदारों और इन घटनाओं को एक साथ देखें तो सरकारी चाय के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। ये भारत के युवाओं की एक बहुत बड़े वर्ग की आकांक्षाओं, उनके सपनों और उनके संघर्षों का एक दस्तावेज बन जाता है। हाँ, ये हमें उस दुनिया में ले जाता है जहाँ एक सरकारी नौकरी पाना जिंदगी और मौत का सवाल है, सम्मान का प्रतीक है और सामाजिक बेड़ियों से आजादी का टिकट। सही कहा। ये कहानी हमें दोस्ती, प्यार, परिवार के दबाव और व्यक्तिगत बलिदान के एक बहुत ही उलझे हुए जाल को दिखाती है। और आखिर में सवाल तो यही उठता है ना, हाँ, कि हमने सक्सेस की ये क्या परिभाषा बना दी है कि लाखों युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल एक ऐसी दौड़ में लगा देते हैं जहां जीतने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ये उपन्यास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है।
उपन्यास के समर्पण में एक लाइन है जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। लेखक लिखते हैं, उन विद्यार्थियों को जो मिट्टी की खुशबू लेकर किताबों की दुनिया में उतरते हैं। उनमें से कुछ सफल होते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं, और कुछ जो हार कर भी एक अदृश्य मिसाल बन जाते हैं। अदृश्य मिसाल। और यही सबसे जरूरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। ये जो अदृश्य मिसालें हैं, जो मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन जिनका संघर्ष, जिनकी मेहनत किसी सफल उम्मीदवार से कम नहीं होती, उनका क्या होता है? हाँ, उनका क्या होता है? हमारा समाज, हमारा सिस्टम उन्हें कहाँ जगह देता है? ये कहानी हमें उन अनगिनत गुमनाम चेहरों के बारे में सोचने के लिए एक जरूरी सवाल छोड़कर जाती है।